जय हिंद साथियों, राजर्षि क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रिया आज आपके साथ कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत डिस्कस करने वाली हूं। अगर आपको इस थियरी में थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है या आपको इसके स्टेजेस और लेवल्स में कंफ्यूजन होती है या स्टेजेस को कैसे याद करें, तो इस थियरी को देखने के बाद, इस कंप्लीट वीडियो को देखने के बाद आपकी ये सारी कंफ्यूजन जो है दूर हो जाएगी। तो आइए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर लें ताकि सीटेट से जुड़ी या फिर अदर जो टीचिंग एग्जाम्स है उससे जुड़ी हर अपडेट आपके पास पहुंचे सबसे पहले और आप रहें अप टू डेट। और अगर आपको ये एनालिसिस या फिर ये जो कंप्लीट वीडियो है कोहलबर्ग का ये पसंद आए, समझ में आए, अगर आपके दिमाग में जा रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। इससे पहले मैंने आपको प्याजे की भी थ्योरी कराई हुई है। हम यहाँ पे जिस स्ट्रैटेजी का यूज कर रहे हैं वो है कॉन्सेप्ट मैपिंग। लास्ट मिनट पे आपको रिवीजन करना हो या कुछ भी किसी भी प्रकार का कोई टॉपिक है, अगर आप उसको इस तरीके से पढ़ते हैं तो ये आपके दिमाग में लॉन्ग लास्टिंग रहता है। अगर आपको नहीं बिलीव है तो आप इस पूरी की पूरी थ्योरी को, वीडियो को लास्ट तक देखिए, उसके बाद आप इस चेंज को खुद रियलाइज करेंगे। हो सकता है कि आपको यहाँ ना समझ में आए, बट जब आप एग्जाम में जाएंगे, बैठेंगे, जब आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा और आप क्वेश्चंस को सही सही अटेम्प्ट करेंगे तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है इसको हम कहते हैं मोरल डेवलपमेंट थियरी ऑफ कोहलबर्ग। अब देखिए, ये जो कोहलबर्ग है, सबसे पहले जानना ये है कि जो मोरल हम बात कर रहे हैं नैतिकता की, तो कुछ इनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे मोरालिटी क्या होती है, मोरल रीजनिंग क्या होती है, मोरल डिलेमा क्या होती है। तो पहले हम इसी के ऊपर डिस्कस करते हैं। देखिए, जब हम मोरालिटी की बात करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं, तो हम कहते हैं ना कि इस काम को मत करो, ये सही नहीं है। तो नैतिकता क्या है? तो नैतिकता जो आपके रूल्स हैं, जो आपके नॉर्म्स हैं, एक समाज में जिसमें आप रहते हैं उसमें क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, यही चीज़ तो आपकी नैतिकता है। किसी समाज में कोई चीज़ सही हो सकती है तो दूसरे समाज में वो गलत भी हो सकती है। तो ये क्या है? नैतिकता है कि रूल्स, नॉर्म्स, बिलीव्स जो हमारे होते हैं जिससे हम पता करते हैं क्या चीज़ सही है क्या गलत। जब हम रीजनिंग की बात करते हैं, अब इसी मोरालिटी में हम रीजनिंग लगा दिए। रीजनिंग मतलब तर्क करने की क्षमता, रीजनिंग मतलब तर्क। तो कॉग्निटिव मैच्योरिटी जिसको हम कहते हैं संज्ञानात्मक परिपक्वता। तो आप रीजनिंग किसी चीज़ में तर्क कब कर पाएंगे? जब आपका दिमाग परिपक्व होगा। तो यहाँ वही बात कह रहा है कॉग्निटिव मोरल रीजनिंग। दैट मीन्स कि अगर आपका कॉग्निटिव मैच्योरिटी पर ये बेस्ड है, कि मतलब अगर आपका दिमाग प्रॉपर तरीके से तर्क कर पा रहा है, सही गलत में भेद कर पा रहा है, तो आपकी मोरल रीजनिंग अच्छी होगी। क्या होगी? अच्छी होगी। और ये डिपेंड करता है, ज़रूरी नहीं कि एक सिचुएशन पे जो तर्क सही बैठ जाए दूसरे पे भी वही बैठेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। नेक्स्ट है मोरल डेलिमा। डेलिमा का मतलब होता है दुविधा। इसका अगर हम सही हिंदी बोलें तो ये क्या होता है? दुविधा। जैसे कि जब इनएबिलिटी होती है, जब हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हमको किस रास्ते पे जाना है, तो वो आपकी क्या है? दुविधा, मोरल डेलिमा, नैतिक दुविधा। तो जब मोरल डेलिमा है, ये डिपेंड करती है सिचुएशन टू सिचुएशन। तो यहाँ पे फिर से आप इस मोरल रीजनिंग को यूज़ करते हैं और जो आपकी यहाँ पे मोरल डेलिमा है इसमें आप मोरल रियलिटी को देखते हैं कि उस टाइम पे वो चीज़ सही है या नहीं है। तो आप यहाँ पे क्रॉस चेक करके रियलिटी के हिसाब से उस चीज़ को देखते हैं और वहाँ पे आपकी मोरालिटी हर एक चीज़ क्या होती है? जुड़ी होती है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, मोरालिटी हो, मोरल रीजनिंग हो, चाहे मोरल डेलिमा हो, ये आपस में सहसंबंधित होते हैं। ऐसा नहीं कि ये अलग है ये अलग। आपकी जैसी सोच होगी, आपके डिसीजन लेने में वो सोच आपकी कहीं ना कहीं दिखाई दे जाती है। तो ये कुछ मोरालिटी के कॉन्सेप्ट हैं जिसको किसने दिया है? कोहलबर्ग ने दिया है। आई होप कि आपको इनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया। अब जो क्वेश्चन जहाँ से पूछता है मेन वो है इनकी थियरी में कितने लेवल्स हैं और कितने स्टेजेस हैं। एक डायरेक्ट क्वेश्चन दे देता है। ये उन लर्नर्स के लिए ट्रिक मैं बता रही हूँ जो लर्नर्स गलत करके आ जाते हैं या भूल जाते हैं। 3 लेवल्स एंड 6 स्टेजेस, हिंदी में कहें तो 3 स्तर और 6 चरण हैं। तो मैं इंग्लिश का ही जो है आप याद करिए कि इंग्लिश में जो है थोड़ा गड़बड़ नहीं होता है, या अगर आपको पेपर में हिंदी और इंग्लिश में कभी कभी थोड़ा हिंदी में मिस प्रिंटिंग होती है बट इंग्लिश का ये लोग एक्यूरेट देते हैं, तो कोशिश ये करिए कि जो टेक्निकल टर्म्स हैं उसको आप इंग्लिश में ही करें। तो 3 और 6 36। तो हम इस 36 को कैसे याद किया है मैंने, तो अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं, हालांकि थोड़ा अजीब है कि आप सुनेंगे तो थोड़ा सा वो भी होगा कि 36 आपको कुछ और याद है 36 से, कि 36 और कोई चीज़ है जो हमने पढ़ी है।
तो आप नहीं रिकॉल कर पा रहे हैं, पर मैं बताती हूँ जितने भी लर्नर्स हैं जो कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। 36 हमारे नंबर ऑफ कमांड्स इन अ परेड है। एक परेड में जो नंबर ऑफ कमांड्स होते हैं वो 36 होते हैं। ये आपने वाहिदा प्रिज्म वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। वाहिदा प्रिज्म जो कि जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं कि नंबर ऑफ परेड्स 36 होते हैं, 3 और 6 करते हैं। तो यही 3 6 36 जो है, पहला वाला इनका क्या हो जाएगा लेवल, और दूसरा वाला हो जाएगा स्टेजेस। स्टेजेस ज़्यादा है तो LS जो आपका है ये क्या है 36, ठीक है। L और S आगे जब हमने आपको इस लैंग्वेज स्किल्स बताए थे तो उसमें भी हमने LSRW से याद किया है। तो LS क्या है, एक आपका लेवल और एक हो गया आपका स्टेज। कितना हो गया 3 और 6 36। तो आप ऐसे भी रिकॉल कर सकते हैं। अदरवाइज L पहले आता है, S बाद में आता है, तो वो 3 हो गया, वो उसका दुगना हो गया 6। ऐसे भी कर सकते हैं जो आपको ईजी पड़े। एक नंबर का कभी कभी अगर शिफ्ट आपकी ईजी रही तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। अब ये ध्यान से देखिए इसको, ठीक है। ये जो मैंने बनाया हुआ है इसको आपको ऐसे ही अपने स्कीमा में फिट करना है। बस सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है 3 लेवल्स हैं, तो आपको क्या ध्यान देना है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। स्कीमा क्रिएट करिए, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। ओके, अब जो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 है इसके नाम है, तो पहला क्या है पूर्व परंपरागत, जिसको हम कहते हैं प्री कन्वेंशनल स्टेज। तो लेवल 1 पे आप फिट करिए प्री कन्वेंशनल स्टेज एंड पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। पूर्व परंपरागत अवस्था, पारंपरिक अवस्था और उत्तर पारंपरिक अवस्था, ये 3 हो गए लेवल, हो गया। अब एक लेवल के 2 स्टेज, दूसरे के 2 स्टेज और तीसरे के भी 2 स्टेज हैं। तो अब इन स्टेजेस को हम कैसे समझेंगे, तो जैसे ही कोहलबर्ग दिमाग में आए, अब आपके दिमाग में, आप इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। और इस स्ट्रैटेजी का यूज़ आप अपने किसी भी सब्जेक्ट में करेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। तो देखिए, अब जैसे ही कोहलबर्ग आपके दिमाग में आएगा आपको 36 वैसे याद आएगा, और लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ऐसे याद आएगा, और उसके नाम प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक, हिंदी में कहें तो पूर्व परंपरागत, पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक। क्लियर। अब जो प्री कन्वेंशनल, और सबके 2-2 स्टेजेस, सबके क्या है 2-2 स्टेजेस हैं। तो देखिए, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5, स्टेज 6, इतना तो आपको आता है। अब बच्चे क्या है ना, जो हमारे लर्नर्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा स्टेज 1 में कौन सा था, स्टेज 3 में कौन सा था, 5 में कौन सा था। तो इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। ये तरीका ऐसा है कि आप इससे 2 बार पढ़ेंगे तो आपको फिर इसमें कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, समझ में आ रही हो, तो वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक लर्नर्स तक इसको शेयर ज़रूर करिए। क्योंकि होता क्या है कि जब हम YouTube पे देखते हैं तो लाइक्स के व्यू पे YouTube चीज़ों को दिखाता है, तो बहुत सारे लर्नर्स के पास नहीं पहुंच पाता है। तो ऐसी स्ट्रैटेजी से अगर कोई भी बच्चा पढ़ता है तो उसकी न सिर्फ लर्निंग इन्हांस होती है, उसका कॉग्निशन भी बहुत बेटर होता है। तो आप तरीके इसको अपनाइए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर करिए, ताकि वो भी क्या हो, प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ चीज़ों को पढ़ पाएँ। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ। पहले तो आप नाम ऐसे याद करिए, क्योंकि देखिए ट्रिक हो चाहे कोई भी चीज़ हो वो बाद में आनी चाहिए। पहले आप अपने से कोशिश करिए, अगर वो चीज़ आपको आ जा रही है तो वेल एंड गुड, उससे आप खुद के अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। तो ट्रिक को हर चीज़ में मत यूज़ करने की कोशिश, थोड़ा डाउन ही किया करिए। हाँ, आप कोरिलेट कर लें चीज़ों से, वो अलग चीज़ है, वो अच्छी बात है, बट हर चीज़ को जैसे लोग होते हैं ट्रिक से बताते हैं तो वो गलत है, वो आपके कॉन्सेप्ट को भी मारता है। क्योंकि आज के डेट में ऐसा है कि लोगों को सिर्फ याद है कि अच्छा ये है, बट उसका मतलब नहीं पता, जो बहुत ही गलत बात है। तो हमें ऐसी चीज़ों को प्रमोट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो देखिए, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, पहला ये है आपका कि जो आज्ञाकारिता और दंड विन्यास है। ठीक है, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन स्टेज 1, लेवल 1। लेवल 1 स्टेज 2 क्या है, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज या पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन। स्टेज 3 है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, जिसमें गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन। स्टेज 4 है आपका मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर। स्टेज 5 है आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। स्टेज 6 है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स। अब क्वेश्चन हमसे पूछ दिया, हम कंफ्यूज होते हैं लेवल 1 है कि क्या है। तो पहला दूसरा कहेगा तो लेवल 1, तीसरा चौथा कहेगा तो लेवल 2, चौथा पांचवा छठवा कहेगा तो लेवल 3। ये तो क्लियर है। अब देखिए इसको याद करने का तरीका, मैंने यहाँ का P उठाया,
क्या उठाया? पी। चूंकि मेरा नाम प्रिया है, आप इसको किसी भी चीज़ से कोरिलेट कर सकते हैं, पी भी आप लेंगे तो पनिशमेंट से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट स्टेज है तो फर्स्ट आपको याद ही रहती है कि पनिशमेंट है, ओबीडियंस और पनिशमेंट है, तो ये आपको याद ही रहेगा। तो पनिशमेंट और पर्सनल दोनों पी को उठाइए। पनिशमेंट एंड पर्सनल, आपका लेवल 1 कंप्लीट। कैसे कंप्लीट? पनिशमेंट, पनिशमेंट से आप जैसे ही पनिशमेंट बोलेंगे आपको याद आ जाएगा कि ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, बच्चा इसमें दंड से बचने के लिए रूल्स को फॉलो करता है। ठीक, एक जैसे क्वेश्चन है कि जो एक बच्ची है वो मिठाई जो है नहीं खाती है, मेहमान आए रहते हैं और फ्रिज में मिठाई है, क्यों? क्योंकि उसको डर है कि जाने के बाद उसको पनिशमेंट मिलेगी अगर वो खा गई तो ये क्या है कि दंड से बचने के लिए होमवर्क पूरा करना है, अदरवाइज टीचर आकर मारेंगी। तो ये भी क्या है? पनिशमेंट में आता है आपका, कि बच्चा जो भी कार्य करता है वो किसी न किसी प्रभाव की वजह से करता है, मारने की वजह से या इन चीज़ों की वजह से करता है। दूसरा है पर्सनल। पर्सनल कहीं भी आ जाए, पर्सनल रिवॉर्ड मतलब मेरा, जो मेरा है, तो पर्सनल, इसके पहले तो 3 नाम है, तो ये आप याद रखिए। पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन कहे, या तो आपसे इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज कहे, एक्सचेंज की बात हो जाए, पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन हो जाए, या इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन हो जाए, तीनों इसी का नाम है। इसमें क्या है कि जैसे को तैसा, माई एटीट्यूड इज बेस्ड ऑन हाउ यू ट्रीट मी, मेरा एटीट्यूड आपसे उस तरीके से होगा कि जैसा आप मुझे ट्रीट करते हैं। बहुत सारे लोगों के अपने कोटेशन भी ऐसे देखे होंगे। इसमें क्या है? टिट फॉर टैट की अवस्था है, जैसे को तैसा, मतलब अगर मैंने तुमको पानी दिया है तुम मुझे बिस्किट दोगे बदले में, या छोटे बच्चे में अक्सर ऐसी चीज़ें देखी जाती हैं कि अगर वो अपना लंच बॉक्स शेयर करते हैं तो बदले में आपको भी अपना लंच बॉक्स उनसे शेयर करना होगा। तो ये अवस्था जो है सेकंड है, जो पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन, कि उनको बदले में कुछ ना कुछ रिवॉर्ड चाहिए। ठीक, तो सेल्फ सेंटर्ड स्टेज है, रेसिप्रोकल एक्शन की स्टेज है। रेसिप्रोकल मतलब रिपीट करना, कि अगर मैंने कुछ दिया तो वो भी मुझे कुछ ना कुछ दे। तो आई होप कि लेवल 1 के दोनों स्टेज, पहला आपको पनिशमेंट, दूसरा हो गया पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन, या इसको म्यूचुअल एक्सचेंज की स्टेज, म्यूचुअल मतलब जो दोनों साइड से होते हैं। ठीक, तो पनिशमेंट हो गया, म्यूचुअल एक्सचेंज की स्टेज हो गई, टिट फॉर टैट हो गया, रेसिप्रोकल एक्शन हो गया, या तो सेल्फ सेंटर्ड होता है बच्चा क्योंकि अपने बारे में ही सोचता है, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन इसका दूसरा नाम है, इसके अलावा इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। तो ये आपको याद हो गया स्टेज 1, स्टेज 2, पीपी आप याद रखेंगे। अब देखिए थर्ड में जब हम पहुंचे तो अब आगे हम स्टेज 3 लेवल 2 कन्वेंशनल, पारंपरिक। तो अब भाई परंपरा यही है कि हमको तो 12th तक तो पढ़ना ही पढ़ना है, मतलब इंटर करना ही करना है। तो ये इंटर पर्सनल से आप इंटर निकाल लीजिए, क्योंकि पर्सनल तो ऑलरेडी यहाँ पर है ना, तो पर्सनल तो अब रहेगा ही रहेगा साथ में इंटर। क्यों? क्योंकि परंपरा क्या कहती है? परंपरा ये कहती है कि हमको इंटर तक तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो जो इंटर है यहाँ पे आपने इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में भी पढ़ा है कि 2 लोग होते हैं। ठीक है, कि जब एक दूसरे की भावनाओं को आप अच्छे से समझ पाते हैं अपने से सामने वाले की, तो इंटरपर्सनल में क्या होगा कि 2 लोग होंगे। अब हम किसके लिए करेंगे? अगर हम बहुत अच्छा काम करें तो किसी को दिखाने के लिए इस अवस्था में। तो गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन, की बच्चे ऑनेस्टी करते हैं, मम्मी के सामने अच्छा बनेंगे कि देखो मम्मा मैंने बहुत अच्छा किया, मैंने क्लास में फर्स्ट आई इतनी सारा मेहनत करके, ऑनेस्टी, मार्क्स, ग्रेड, ताकि उससे क्या हो कि दूसरों के सामने, दूसरों के नज़र में वो क्या खुद को प्रूफ करना चाहते हैं कि वो बहुत ही अच्छे हैं, कि वो इतनी मेहनत करते हैं, ताकि दूसरे उस चीज़ को क्या करें, दूसरे प्लेजर लें, दूसरों को अच्छा लगे और वो उनकी क्या करें, तारीफ करें। तो इंटर पास करके हम क्या कर लेंगे? लॉ और ऑर्डर की पढ़ाई करेंगे। इंटर पास करके क्या करेंगे? लॉ और ऑर्डर की पढ़ाई करेंगे। तो इंटर पास कर ले तो गुड बॉय नाइस गर्ल बन गए इंटर पास करने के बाद, क्योंकि तो परंपरा थी। अब जब लॉ और ऑर्डर की पढ़ाई करी तो अब ये आपका स्टेज 4 लेवल 2। ठीक, लॉ और ऑर्डर की पढ़ाई की तो अब मुझे पता लग गया कि देखो भाई रूल्स जो हैं वो रूल्स होते हैं, उनको हम तोड़ बिल्कुल नहीं सकते। ये कब पता लगा? जब लॉ और ऑर्डर की पढ़ाई की, जो क्या है मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर। मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर, जब सामाजिक जो ऑर्डर है उसको मेंटेन करने की हम बात करेंगे, जब हम लॉ और ऑर्डर की बात करेंगे कि देखो रूल्स है, क्योंकि मैंने इंटर कर लिया और मैंने अब लॉ और ऑर्डर की पढ़ाई भी कर ली है, तो रूल्स है, मैं तुमको ब्रेक नहीं करने दूंगी। ठीक, तो रूल्स ब्रेक नहीं किए जा सकते, नहीं तोड़े जा सकते, क्योंकि रूल्स होते हैं रूल्स। अब लॉ और ऑर्डर की पढ़ाई जब कर ली तो मुझे पता लग गया ना कि मेरे खुद के क्या राइट्स हैं,
हाँ, जब हम लॉ और ऑर्डर की पढ़ाई कर लेंगे तो इंडिविजुअल राइट्स के बारे में भी तो हमको पता लग गया। तो ये क्या है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट, स्टेज 5 लेवल 3 क्या कहता है, इंडिविजुअल राइट्स। क्योंकि मैंने लॉ और ऑर्डर पढ़ लिया तो अब मुझे इंडिविजुअल राइट्स के बारे में सब कुछ पता है। तो ये क्या कहता है कि भाई देखो, ठीक है, रूल्स होते हैं लेकिन रूल्स को बदला भी जा सकता है। रूल्स क्या हो सकते हैं, चेंज भी हो सकते हैं इंडिविजुअल्स के लिए। तो रूल्स को बदलने की बात हम कब करते हैं, जब देखिए, जब आप में इसमें ट्रांजिशन फेज आना शुरू होता है, बदलाव की प्रक्रिया की बात करता है, तो बदलाव हमेशा तीसरे लेवल से शुरू होता है। दूसरे तक एकदम रिजिडिटी रहती है, तीसरे लेवल से बदलाव शुरू होता है। ये बात को आप अच्छे से ध्यान रखिए। तो रूल्स चेंज हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि अब मैंने लॉ और ऑर्डर पढ़ा हुआ है और मुझे पता है कि मेरे इंडिविजुअल राइट्स क्या हैं। अब जब मेरे इंडिविजुअल राइट्स मुझे पता चल गया कि चलो ठीक है, मेरा तो सब अब फिट हो गया, एकदम सब कुछ सही है, तो अब मैंने देखा कि यार मेरे गली में, मोहल्ले में कुछ लोग परेशान हैं, उनको दिख नहीं रहा, या फिर सोसाइटी में कुछ हमें चेंज करना चाहिए क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें पता है। तो लोगों में हमको अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि वो अपने राइट्स के प्रति हों। तो यहाँ पे हम अब बड़ी बड़ी सिद्धांत की बातें करेंगे कि अरे वो ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, हम ये बड़ी बड़ी बातें करेंगे। तो ये क्या है, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स की बातें करेंगे, जो कि सार्वभौमिक तरीके से सभी लोगों के हितों की हम बात करेंगे, पॉपुलेशंस के राइट्स की बात करेंगे और बड़े बड़े उपदेश देंगे, प्रिंसिपल्स की बात करेंगे। तो ये आपका लास्ट स्टेज था। अब एक बार आप अपने स्कीमा में जो आपका है उसमें सोचिए कि आपके 3 लेवल्स हैं, 1 2 3, हर के 2 स्टेजेस हैं। तो स्टेजेस को अब पीछे मत ध्यान दीजिए और अपने जहाँ भी बैठे हैं वहाँ से आप जो है सोचिए कि फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा, पीछे इस पे ध्यान मत दीजिए, अपने दिमाग में उस चीज़ को बनाइए, ठीक है। पहला हमने क्या पढ़ा, क्लोज करिए आंख बंद करके, ये चीज़ जान लीजिए। अगर आप सच में चाहते हैं कि आप मेहनत करना चाहते हैं और आप नहीं होता, तो आप इस तरीके के ट्रिक्स को यूज़ करिए। ये जो है एकदम सही स्ट्रैटेजी है कि आप आंख को बंद करिए, उसके बाद आप एक एक कॉन्सेप्ट को रिवाइज करिए। ऐसे आप कहीं भी हैं, आते हैं, चलते, उठते, बैठते, कहीं भी जाएं तो आप इसको रिकॉल कर सकते हैं क्योंकि ये सिस्टमेटिक है। अब आप बाहर भी अगर जा रहे हैं, आपको कोहलबर्ग की थियरी रिवाइज करनी है, तो आपके दिमाग में है कि अच्छा कोहलबर्ग की थियरी है, उसमें 3 स्टेजेस थे, अच्छा ठीक है 3 स्टेजेस, 3 लेवल्स थे, नहीं स्टेजेस तो 6 थे, 3 लेवल्स थे, 6 स्टेजेस थे। पहला स्टेज पनिशमेंट हो गया, दूसरा स्टेज क्या था, तो PP हमने याद किया था, पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन हो गया। तो पर्सनल का मतलब क्या है, म्यूचुअल एक्सचेंज वाली स्टेज है। अब जब पर्सनल की बात हो गई तो अगला इंटरपर्सनल जुड़ गया। अब इंटर करके क्या किया हमने, लॉ और ऑर्डर की पढ़ाई कर ली। तो लॉ और ऑर्डर पढ़ लिया तो क्या हुआ, इंडिविजुअल राइट्स पता लग गए। अब इंडिविजुअल राइट्स के बाद हमने क्या किया, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स, बड़े बड़े प्रिंसिपल्स को दिए। कितना इजी आपने रिवाइज कर लिया। चूंकि आप ये वीडियो अभी देख रहे हैं, मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसलिए ये इतना टाइम ले रहा है। अदरवाइज जब इसको आप देख लेंगे तो ये रिवाइज होने में आपको 5 मिनट भी नहीं लगेगा। आपको नहीं विश्वास है तो आप इस चीज़ को करके देखिए एक बार, तब आप बिलीव करेंगे खुद। तो देखिए, पनिशमेंट, पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन, जिसमें म्यूचुअल एक्सचेंज है, टिट फॉर टैट क्वेश्चन यहाँ से भी बहुत बार आता है, इसको भी ध्यान दीजिए। इंटरपर्सनल में क्या है, गुड बॉय नाइस गर्ल, 2 लोगों के बीच में 2 लोग होंगे तो मम्मी को, पापा को, पेरेंट्स को, किसी को तो दिखाएंगे, ठीक। अब जब इंटर कर लिया तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इंटर करने के बाद मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर, लॉ और ऑर्डर को देखेंगे। तो लॉ और ऑर्डर में क्या है कि भाई देखो, लॉ और ऑर्डर पढ़ा है तो रूल्स तोड़े नहीं जा सकते, रूल्स आर रूल्स, ये रिजिडिटी की बात कर दिया, एकदम हम रिजिड हैं उस चीज़ पे कि रूल्स नहीं टूटेगा तो नहीं टूटेगा। अब इसके बाद जब हम लेवल 3 में एंट्री करते तो थोड़े हम नम्र हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि हमें पढ़ने के बाद हमारे अंदर क्या आती है, विनम्रता आती है। जब हम एजुकेशन लेते हैं तो हमारे अंदर क्या आती है, विनम्रता आती है। वरना पहले हम बहुत उल्टी सीधी चीज़ें बोलते हैं। तो जब विनम्रता आ गई तो मुझे पता लगे कि यार मेरा राइट्स ये है, तो मेरा राइट्स जब ये है तो हम यहाँ किसकी बात करेंगे, इंडिविजुअल के राइट्स की। और जब ये अपने राइट्स को हम फुलफिल कर लेंगे, अपने नीड्स को पूरी कर लेंगे, तब हम उपदेश देंगे, प्रिंसिपल्स देंगे और यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स में पॉपुलेशन के राइट्स की बात करेंगे। तो लर्नर्स, आई होप कि कोहलबर्ग आपको पहले आता हो या नहीं आता हो, ये मैटर नहीं करता है। ये जो स्ट्रैटेजी है इसको आप अपनाने की ज़रूर कोशिश करिएगा, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। और उसके बाद अब इनका क्रिटिसिज्म, विदाउट क्रिटिसिज्म थियरी आपकी अधूरी है। तो देखिए, क्रिटिसिज्म से भी इनके बहुत बार क्वेश्चन आया था। और एक क्वेश्चन और है कि जो कोहलबर्ग की थियरी है ये इंस्पायर्ड किससे है। तो क्या आपको पता है लर्नर्स कि किससे इंस्पायर्ड है? अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। तो ये पियाजे की थियरी से इंस्पायर्ड है। एक आध बार क्वेश्चन जो एजर्शन वाले हैं उसमें दिया हुआ है, पियाजे की जगह वाइगोस्की या कुछ देगा, तो आप याद रखिएगा KP,
या फिर पीके याद रखिए, पीके ज़्यादा सही है, पीके मूवी भी है। तो प्याजे की थियरी, प्याजे जो है कोहलबर्ग किससे इंस्पायर्ड थे, तो कोहलबर्ग इंस्पायर्ड थे प्याजे से। पीके से आप याद रख सकते हैं, कोहलबर्ग किससे इंस्पायर्ड थे, प्याजे से, प्याजे की थियरी से ये काफ़ी इंस्पायर्ड थे। जो मेजर क्रिटिसिज्म इनका आता है वो इन्हीं की एक छात्रा थी कैरल गिलिगन। क्या नाम है, कैरल गिलिगन। कैरल गिलिगन का कहना है कि ये जो थियरी है ये फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव के क्या है उसमें लैक करती है। किस में लैक करती है, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, महिलाओं का जो नज़रिया है उसको नहीं लेती है, इसीलिए इन्होंने इस थियरी को जेंडर बायस थियरी कहा है। इनकी खुद की छात्रा कैरल गिलिगन ने इस थियरी को क्या कहा है, जेंडर बायस थियरी कहा है। और उसके साथ ही ये मानना है कि ये जो इन्होंने सैंपल लिया था, जिन लोगों पे इन्होंने किया था, इनका जो सबसे मेजर एक एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था, कई सारे एक्सपेरिमेंट किए तो उसमें से एक बहुत पॉपुलर था जिसको हम हेंज डेलिमा के नाम से जानते हैं। हेंज जो आदमी था, तो इसकी स्टोरी आपको पता होगी, मैं ये उम्मीद करती हूँ, इसलिए मैंने इसमें पहले नहीं बताया है। बट हेंज जो है वो एक इम्पॉर्टेंट, इनका एक आप कह सकते हैं बहुत पॉपुलर, वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स में पॉपुलर था। तो कैरल गिलिगन का कहना है कि जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया इसमें सिर्फ और सिर्फ मेल सैंपल्स को इंक्लूड किया, फीमेल को नहीं किया। हो सकता है कि जो मोरालिटी, जो डिलेमा मेल्स फील करते हैं, फीमेल उससे अलग फील करती हो सकता है हेंस ऐसा कर सकता है, तो फीमेल के पर्सपेक्टिव से कुछ अलग होगा। तो इसीलिए इसको जेंडर बायस थियरी कहा गया और इसमें फीमेल सैंपल्स को नहीं लिया गया था। हाइपोथेटिकल सिचुएशंस, इसमें जो डिलेमा दी गई वो ऐसी दी गई कि जो होता नहीं है, नॉर्मल लाइफ में उसका कोई रिलेटेड नहीं है। और उसके साथ ही जितने भी सोसाइटी में कल्चर है, सारे कल्चर्स में ये एप्लीकेबल नहीं हो सकता। ये उनके कुछ मेजर क्रिटिसिजम्स थे। सो लर्नर, आई होप कि आपको कोहलबर्ग की ये थियरी अच्छे से समझ में आ गई हो। अगर समझ में आ गई हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर अधिक से अधिक करिए। और इसके साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन होगा उसको ज़रूर प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।